दोस्तों, मित्रों, परिजनों, सभी देश प्रेमियों, देशवासियों और समस्त धरती पर रहने वाले सारे भारत से प्यार करने वाले लोगों, NRIs, सभी को आज गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। आज हम लोगों का 73वां गणतंत्र दिवस है और अभी थोड़ा सा कोहरा छटा है लखनऊ में और इसीलिए खुले में आज प्रोग्राम करना चाहता था, तो अभी संभव हो पाया है। तो इस खुशनुमा मौसम में आप सब लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। और जैसा कि मैं हमेशा ही दोहराता रहता हूँ, कहता रहता हूँ कि गणतंत्र दिवस इसीलिए मनाया जाता है कि आज के दिन से संविधान लागू हुआ था। देश में संविधान लागू हुआ था और संविधान ही वह ग्रंथ है या वह देश की आत्मा है या वह देश की शक्ति है जो हमें लोकतंत्र बनाती है, सत्ता जनता को सौंपती है। अब संविधान लागू होने के बाद जनता इस देश की मालिक हो गई है, इसलिए और इस दिन की महत्ता और संविधान की महत्ता को जानना ज़रूरी है। और संविधान में पहला मूल कर्तव्य, फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है कि भारत के हर नागरिक को संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों का आदर करना। संविधान का पालन और आदर के लिए जानना ज़रूरी है, यानी कि संविधान को जानना पहला कानून है, पहला कर्तव्य है, पहली शर्त है इस देश में रहने के लिए। हर नागरिक को संविधान का पालन करना है और उसके आदर्शों का आदर करना है। पालन और आदर के लिए जानना ज़रूरी है। तो संविधान को जानना हर नागरिक को ज़रूरी है, पहली शर्त है। हर नागरिक को संविधान की जानकारी होनी चाहिए। तो जिसको संविधान की जानकारी नहीं है, दरअसल वह सच्चे अर्थों में नागरिक ही नहीं हुआ, वह महज भीड़ बनकर रह गया है, देश का नागरिक नहीं हुआ। देश का नागरिक तभी होगा जब वह संविधान जानेगा। और इसीलिए पिछले, ये बातें हो सकती है कि आपको लगे कि मैं दोहरा रहा हूँ, लेकिन तमाम सारे प्रोग्रामों में, तमाम सारे आयोजनों में वही गीत, वही आरतियाँ बार बार दोहराई जाती हैं। तो इस देश के किसी भी चर्चा में अगर ये बातें संविधान की दोहराई जाएं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। यह ज़रूरी है। हम ही नहीं दोहराएं, आप सब दोहराएं। इतना दोहराएं कि पूरे देश में संविधान की गूंज पैदा हो जाए, हर नागरिक को संविधान की जानकारी हो जाए। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम संविधान जानें। और इसीलिए पिछले 7.25 साढ़े 7 साल से हम लोग गांव-गांव, शहर-शहर जाकर सोशल मीडिया पर जितना संभव है संविधान की जानकारी लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने व्रत लिया है कि जब तक भारत के हर नागरिक को संविधान की जानकारी नहीं देंगे, तब तक हमारा ये अनुशासित इनकलाब पूरा नहीं होगा, हमारा ये भागीरथी तपस्या पूरी नहीं होगी। तो इस तपस्या में आपसे भी आग्रह है कि आप अपना योगदान दें। जैसे वो 7 लाख शहीद 1857 से 1947 तक जिनकी कुर्बानी से, जिनकी तपस्या से, जिनके उन भावनाओं से, जिनके उस सर्वस्व निछावर कर देने के, आहुति देने की तत्परता ने इस देश को आज़ादी दिलाई, जो फांसी के फंदे पे झूले, जो प्राणों की हर तरह से आहुति दी, गोलियां खाईं, उनके उस तपस्या से जो आज़ादी की गंगा अवतरित हुई, लोकतंत्र की गंगा अवतरित हुई, संविधान की गंगा अवतरित हुई, वह जन कल्याण के लिए थी। हम भारत के लोग, हर भारत के नागरिक के कल्याण के लिए थी, लेकिन वह जन जन तक नहीं गई। वह शंकर की जटाओं में जैसे गंगा उलझ के रह गई,
वो भी कहीं उलझ के रह गईं। अब जन कल्याण के लिए हो सकता है उस समय दूसरी आवश्यकताएं रही हों, देश का कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन की बात रही हो, लेकिन अब इसके लिए कोई कारण नहीं है कि हम सब मिल करके उस संविधान की गंगा को जन जन तक ले जाएं। जैसे भगीरथ ने लंबी तपस्या की, दोबारा उनकी लंबी उम्र थी, शंकर की जटाओं से गंगा को जन कल्याण के लिए जन जन तक ले जाने के लिए, धरती पर प्रवाहित करने के लिए दोबारा तपस्या किया। वैसे ही आज अब वो शहीद तो हैं नहीं, अब हम ही आपको उन शहीदों को याद करने का और उन शहीदों को श्रद्धा अर्पित करने का और संविधान दिवस मनाने का पहला तपस्या और कर्तव्य यही होना चाहिए कि हम इस गणतंत्र दिवस मनाने के हकदार ही तभी हैं जब खुद संविधान जान लें और कम से कम एक व्यक्ति को और बताएं। तो हम सब का आज ये दायित्व है, हम सब भगीरथ बने, और चूंकि वो भगीरथ नहीं है तो हमको आपको ही भगीरथ बनकर संविधान, लोकतंत्र और आज़ादी की गंगा की इस भावना को जन जन तक ले जाना है, इस धारा को जन जन तक ले जाना है। हर व्यक्ति संविधान जाने, इसको सुनिश्चित करना है। तो आज संविधान दिवस, गणतंत्र दिवस, संविधान दिवस तो 26 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि उस दिन संविधान सभा में पास हुआ था। तो आज इस गणतंत्र दिवस पर हम सब व्रत लें, शपथ लें कि हम खुद तो भारत के नागरिक बनेंगे ही संविधान की जानकारी करके, और कम से कम एक व्यक्ति को और बताएंगे, कम से कम। वैसे मुझे बहुत खुशी हुई गोरखपुर के एक लड़कियों के कॉलेज में जब मैंने यही बात पूछी बच्चों से कि कितने लोगों को तुम संविधान बताओगे, तो एक बच्ची ने कहा था 1100। अगले एक साल में 1100 लोगों को मैं संविधान बताऊंगी। मैंने उससे पूछा कि बेटा तुम कैसे बताओगी 1100 लोगों को एक साल? तो कहा कि 3 ही लोग तो होते हैं रोज़, अगर 3 लोगों को रोज़ बता दूंगी संविधान के बारे में तो 1100 लोगों को मैं साल भर में बता लूँगी। लेकिन दुखद पहलू ये है कि व्यवस्थाओं का कभी ध्यान नहीं रहा कि लोग संविधान को जानें। सबसे बड़ा संकट यही है कि व्यवस्थाएं किसी तरह से न तो खुद बताती हैं और न बताने के लिए कोई प्रयास करती हैं। आज तक कोई पद्मश्री या कोई पद्म विभूषण या कोई पद्म भूषण संविधान को जन जन के बताने वाले अब तो बहुत सारे लोग बता रहे हैं। संविधान को जन जागरण के लिए या संविधान को जन जन तक पहुंचाने के लिए, या लोग देश के मालिक हैं और सही तरीके से वोट दें, इसके लिए आज तक कोई पद्मश्री कोई पद्म भूषण, कोई पद्म विभूषण नहीं दिया गया। व्यवस्थाएं नहीं चाहती हैं कि जन जागरण हो, क्योंकि आज जितने लोग चुने हुए हैं, जो करोड़ों अरबों चुने हुए हैं, और जिनकी प्रतिबद्धता जीतने के बाद जनता के प्रति नहीं बल्कि पार्टी के आकाओं और पार्टियों के लिए हो जा रही है, वो क्यों जानेंगे कि जन जागरण हो, जनता अपने को मालिक समझे। वो तो जनता की गैर जानकारी, जनता को अपना प्रजा समझे रहने की जानकारी, क्योंकि जब प्रजातंत्र कहा जाएगा तो इसका मतलब है चुनाव में राजा चुनेंगे, सेवक नहीं। तो प्रजा की समझ प्रजा में बनी रहे, मतलब प्रजा की बनी रहे कि वो प्रजा हैं, देश के मालिक हैं, लेकिन वो अपने को प्रजा समझते रहें और संविधान न जाने, इसकी बाकायदा कोशिशें हो रही हैं, कोशिशें होती रही हैं। जन जागरण नहीं होने दिया गया, और न यह व्यवस्था जब तक संविधान के प्रेमी लोग जीत करके विधानसभाओं और संविधान लोकसभा में पहुंचेंगे तब तक ये ऐसा ही रहेगा। तो क्योंकि संविधान जानने से और देश को मालिक होने से फ़ायदा देश को है। देश की जो असली समस्याएं हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, पर्यावरण और इंफ्रास्ट्रक्चर, भ्रष्टाचार का समापन, संवेदना की व्यवस्था, वह होने लगेगी। और आज जो लोग चुन करके गए हैं करोड़ों अरबों, वह जनता की गैर जानकारी, संविधान की गैर जानकारी, अपने को मालिक न समझना, चुनाव में
राजाओं को जैसे उनको चुनने की ये जो कोशिशें और प्रक्रिया है उसी की उपज हैं। तो ये सब वीड्स हैं, खरपतवार हैं। वो जो मेरे गज़ल का शेर है, ये खरपतवार फसलों से भी बड़े हो गए हैं, व्यवस्था में हुई ठीक से निराई नहीं है। वो निराई तभी होगी, अच्छी फसलें, अच्छे लीडर्स, स्टेट्समैन, देश में सबके बारे में सोचने वाले, भविष्य की पीढ़ियों के बारे में सोचने वाले, अपनी सत्ता बनी रहे इसके बारे में ना सोचने वाले, सत्ता में जाने में भी वो हिचकिचाएंगे, लोगों को ज़बरदस्ती उनको भेजना पड़ेगा। ऐसे लोगों को जब वहाँ पे पहुँचेंगे तभी देश का कल्याण होगा और तभी उन शहीदों के सपने पूरे होंगे। लेकिन उसके लिए वो जन जागरण ज़रूरी है। चिड़िया भी स्वतंत्रता दिवस की बातें सुनने के लिए और गणतंत्र दिवस की बातें सुनने के लिए, आज़ादी की बातें सुनने के लिए, संविधान दिवस के बारे में जानने सुनने के लिए आ करके फिर बोलने लगी है। थोड़ी देर जब बाद 10-5 मिनट बाद चर्चा हो जाती है तब ये चिड़िया लगातार आके बैठती है और बोलती है। उसकी वो कम से कम 2 आती हैं आजकल। तो इसलिए हम ही आपको भगीरथ बन करके संविधान को जन जन तक ले जाना पड़ेगा। अगर इसको गणतंत्र दिवस की जगह पर संविधान दिवस कह दिया, संविधान दिवस कह दिया गया होता और मनाना शुरू कर दिया होता तो शायद लोग संविधान के बारे में ज़्यादा शुरू से ही क्यूरियोसिटी रहती, जानने की कोशिश करते। केवल इसको एक त्यौहार के रूप में, एक उत्सव के रूप में मना करके काम नहीं करना है। कल की स्वतंत्रता की यात्रा कविता में इस बात पर मैंने जोर दिया था कि उत्सव मनाने से कुछ नहीं होता। जो हमारे कर्तव्य हैं उसको व्रत लेने का समय है कि हम अगले साल तक खुद पूरा संविधान जान लेंगे और अन्य लोगों को बताएंगे। लोग कहते हैं संविधान बहुत कठिन है, तो सरल शब्दों में जान लीजिए। हर कठिन चीज़ को सरल शब्दों में लिखी जा सकती है। वो चूँकि वो सुप्रीम कोर्ट में और तमाम सारे मामलों में उसको टेस्ट होना है, इसलिए उसको ऐसा लिखा गया है कि उसका कोई दूसरा अर्थ ना निकल सके। लेकिन उसको समझने के लिए सरल शब्दों में कोशिशें की जा सकती हैं। हम ही लोगों ने जो संविधान की सरल शब्दों में किताब तैयार की, जागो गणराज्य जागो, आप भी तैयार करिए। और तमाम सारी सरल शब्दों में किताबें हैं, सुभाष कश्यप की किताबें हैं। तो आप संविधान की कहीं से भी किताब लीजिए, कहीं से भी जानकारी लीजिए और वेरीफाई करने के लिए ओरिजिनल टेक्स्ट से वेरीफाई करिए, लेकिन संविधान की जानकारी को जन जन तक ले जाइए। इस गणतंत्र दिवस में आपकी यही शपथ होगी, यही प्रतिज्ञा होनी चाहिए। और अगले संविधान दिवस को फिर आपको आत्मावलोकन करना पड़ेगा, अपना खुद एक तरह से टेस्ट करना पड़ेगा कि आप उस अपनी प्रतिज्ञा आपने कहाँ तक पूरी की। अगर नहीं पूरी की तो क्या कारण थे और अब अगले साल के लिए नया व्रत क्या लेते हैं। हर गणतंत्र दिवस को आपको यह व्रत लेना होगा तब तक कि जब तक संविधान जन जन तक ना पहुंच जाए, 135 करोड़ लोग संविधान ना जान जाएं, संविधान की रोशनी में देश और व्यवस्था ना चलने लगे, वहाँ तक हम लोगों को जाना है। और जब वह स्टेज आ जाए, क्रॉस हो जाए, तो फिर उसके बाद हम लोगों को अगले स्टेज पे चलना है। जो 7 लाख शहीद थे उनके सपनों को पूरा करने की स्टेज। ऐसा नहीं है कि इसके बाद ही वो हो, इसके साथ साथ भी वो चलेगा, लेकिन तब फुल टाइम, फुल स्विंग में वही रहेगा। अभी भी हमको इतना तो करना ही है चुनावों में, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं, कि जैसा संविधान निर्माताओं ने चाहा था, जैसा संविधान ने चाहा था, जैसा राजेंद्र बाबू ने कहा था जो 26 नवंबर को संविधान पास करते समय, और अंबेडकर जी ने कहा था जो, उसको याद रखें। वोट देते समय, चुनाव में प्रत्याशी बनाते समय वो बहुत ज़रूरी हैं। वो आज तक जितने भी व्याख्यान आज़ादी के बाद देश में दिए गए हैं वो सबसे महत्वपूर्ण वक्तव्य हैं। उसको याद रखने की ज़रूरत है, उस पर अमल करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले जो हमारे लोकतंत्र और गणराज्य की स्थापना जिस ग्रंथ से हुई है, संविधान से, वो जो देश की आत्मा है संविधान, उसकी आत्मा, प्रियम्बल, उद्देशिका, वह आपके सामने पढ़ता हूँ। और आप भी मन में इसको पढ़िए
हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसमें जो शब्द हैं आप सब लोग, मैं कई बार पढ़ चुका हूँ, सुना चुका हूँ, आप समझ चुके होंगे, लेकिन हो सकता है कुछ नए साथी हों, या इसको दोहराने में भी कोई हर्जा नहीं। बहुत सारी चीज़ें जैसा मैं कहता हूँ दोहरानी चाहिए, दोहराई जा सकती हैं। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपूर्ण, पूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न, सॉवरेन, फुली सॉवरेन, मतलब यह है कि इस देश पर अब किसी भी बाहरी या आंतरिक ताकत का कोई न नियंत्रण होगा, न कंट्रोल होगा, न प्रभाव होगा। प्रभुता यही है कि वह स्वयं संप्रभु है, अब अपने फैसले, अपनी व्यवस्था खुद करने में सक्षम है। कोई बाहरी दबाव या प्रभाव नहीं होगा, कोई बाहरी दबाव या प्रभाव नहीं होगा। ज्ञान के लिए तो हम पूरी धरती का हासिल करेंगे ही, लेकिन व्यवस्था बनने में, चलाने में, अपने बारे में देश के फैसले करने में, अपने हितों की संरक्षा करने में कोई बाहरी दबाव या प्रभाव नहीं होगा। बाहरी भी किसी देश का, किसी समूह का, किसी का, और आंतरिक भी कोई दबाव नहीं होगा। कोई एक व्यक्ति निर्धारित करने लगे देश का भविष्य या सभी लोगों के बारे में सोचने लगे कि कोई एक व्यक्ति नहीं फैसला करेगा, पूरा देश ही फैसला करेगा। हर मामले में फैसले पूरे देश को करने हैं, क्योंकि सारे हम भारत के लोग मालिक हैं इस देश के, तो सारे फैसले हम भारत के लोग करने हैं, व्यवस्था हम भारत के लोगों को चलाना है। कोई भी आंतरिक ताकत या शक्ति भी हम भारत के लोगों के अलावा, सबके अलावा और कोई नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति, कोई समूह, कोई पार्टी, कोई प्रदेश या कोई संस्था, कोई कॉरपोरेट, किसी का कोई नियंत्रण या प्रभाव देश के व्यवस्था पर नहीं होगा। यह है संप्रभुता। तो संप्रभुता है, प्रभुत्व संपन्न है, फुल्ली सॉवरेन हैं। सॉवरेनिटी यही है, कोई ना बाहरी दबाव ना आंतरिक दबाव। तो यह तो प्रभुत्व संपन्न हुआ। अब उसके बाद व्यवस्था, अगर किसी की व्यवस्था बाहर या आंतरिक शक्ति की नहीं है तो किसकी है? वह हम भारत के लोग की है। उसको स्पष्ट किया गया है। कैसे? लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, जिसमें लोकतंत्र होगा। लोकतंत्र मतलब लोक से उभरा हुआ तंत्र, लोक से उभरा हुआ तंत्र। अब लोक शब्द बड़ा प्यारा है, मैं कई बार कह चुका हूँ। लोक को जनता मत मानिए। जनता तो भीड़ भी हो जाती है, अगर वो संविधान नहीं जानती है या वो देश हित में नहीं सोचती है तो वो भीड़ हो जाती है। या अगली शर्त क्या है कि लोक आलोक से बना है। आलोक रोशनी, रोशनी आप कब महसूस, जो रोशनी महसूस करे, अप दीपो भव बुद्ध का, अपने दीप खुद बनो, अपने लिए खुद रोशनी पैदा करो और अपनी रोशनी में, सत्य की रोशनी में, अपने जानकारी की रोशनी में, उसमें आपको फैसले करने हैं, व्यवस्था चलानी है या काम करना है। तो लोक वो है जो अपनी आंखें खुली रखे, जो अपनी खुली आंखों से देखे। खुले आंखों वाली जो जनता है वह लोक है, जो आलोकित है, आलोक का आनंद ले सकती है, आनंद आलोक का महसूस कर सकती है, वह है। तो जिसकी आंखें खुली होगी वही ये करेगा। तो खुली आंखों वाली जनता वह है लोक, और उस लोक से उभरा हुआ तंत्र। तो संविधान ने ये चाहा है कि हमारी आंखें खुली रहें, और वह चीज़ बाद में मूल कर्तव्यों में भी शामिल कर दिया गया है। आज हम लोग, संविधान तो बड़ा विशद विषय है,
5-5, 6-6 वॉल्यूम्स में मेरे 1.5 घंटे के इस पे वार्ताएं हैं, भावगंगा में भी और हम भारत के लोगों में भी। लेकिन आज जो मूल बातें हैं, जो हर व्यक्ति को समझना चाहिए, जानना चाहिए, जिसके अनुसार वर्तना चाहिए और जिसके हिसाब से रहना चाहिए देश में या कहीं भी, तो वह जानना बहुत ज़रूरी है। और आज उस तरह की समझ करके शपथ लेने की ज़रूरत है। वह दिन है आज गणतंत्र का। तो ये हुआ लोकतंत्रात्मक, और फिर गणराज्य, जनता का राज्य। सीधे सीधे फिर यहाँ कह दिया गया कि राज्य जनता का है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तंत्र भी जनता बनाएगी, यानी कि खुली आंखों वाली जनता बनाएगी, लोक बनाएगी, लोग, और तंत्र जनता से उभरेगा, लोगों से उभरेगा। हम भारत के लोगों से व्यवस्था उभरेगी। कैसे? वो चुनाव के द्वारा, उसकी भी व्यवस्था बनाई गई है संविधान में। तो व्यवस्था जनता के द्वारा होगी, लेकिन उसकी अल्टीमेट कंट्रोल जनता में होगा, मालिक जनता रहेगी, सत्ता जनता के पास होगा। लेकिन जहाँ डायरेक्ट संभव है वहाँ डायरेक्ट जनता सब कुछ चलाएगी, और जहाँ सारे जनता का एक साथ इकट्ठा होना पॉसिबल नहीं है वहाँ पर वह अपने प्रतिनिधियों द्वारा चलाएगी। उदाहरण के लिए 73वें संविधान संशोधन के बाद जब गांव पंचायतों का गठन हो गया, संवैधानिक स्टेटस मिल गया, 29 विषय गांव सभाओं को दे दिए गए, तो उसके बाद जो भी पंचायती राज अधिनियम हैं प्रदेशों के, उसमें यह परिवर्तन किया गया कि सारे फैसले, लोकतंत्र यही है कि और जो राइट टू रिकॉल जयप्रकाश नारायण मांग रहे थे 75-76 इमरजेंसी डेज में कि अगर हमने गलत प्रतिनिधि चुन लिए हैं तो हमें अपने गलती सुधारने का मौका मिलना चाहिए और हम दोबारा चुनाव हो और दोबारा हम चुने। लेकिन उसकी प्रैक्टिकलिटी के वजह से वो नहीं हो पाया, अभी तक नहीं हो पाया है और मुश्किलें हैं उसमें। लेकिन एक चीज़ तो हो ही सकता है कि गांव पंचायतों में जहां सब लोग एक साथ बैठ सकते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, वहां पे वो राइट टू रिकॉल दे दिया जाए। तो गांव पंचायतों में 73वें संविधान संशोधन के बाद 2 परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण आए। पहला कि सारे फैसले गांव के सभी लोगों को मिल कर के करना है। फैसले जनता करेगी, मालिक करेगी, जिसकी सत्ता है वो करेगी। और फैसलों का इम्प्लीमेंटेशन जनता की ही देखरेख में ग्राम प्रधान या जो गांव सभा बनी है वो करेगी। डिसीजन जनता का होगा कि किस गरीब का मकान बनना है, कौन सा इरिगेशन प्रोजेक्ट होना है और किस विधवा को पेंशन मिलना है, कैसे गांव का भलाई के काम होंगे, शिक्षा का कैसे होगा, स्वास्थ्य का कैसे होगा। वह सब फैसले गांव के लोगों करने हैं। कम से कम 2 बार साल में मीटिंग होनी है, और बार जितनी बार ज़रूरत हो उतनी बार हो। फैसिलिटेटर है प्रधान या गांव सभा, डिसीजन मेकर है गांव पंचायत, और डिसीजन मेकर है सारे गांव के लोगों की मीटिंग या गांव सभा। सारे गांव सभा मिल कर के फैसला करेगी, प्रधान केवल फैसिलिटेटर है और उसकी जवाबदेही केवल और केवल गांव सभा के लिए है। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़, ब्लॉक अथॉरिटीज़ का कोई नियंत्रण उस पर नहीं है। सारे फैसलों पर नियंत्रण गांव के लोगों का है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये भी जब लोग नहीं जानते हैं तो कैसे होगा, फिर वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ और गांव प्रधान और वो गांव का सेक्रेटरी मिलकर पता नहीं क्या क्या दुर्दशा करते हैं। लेकिन वहाँ पर परिवर्तन शुरू हो गया है जहाँ जहाँ लोग संविधान जान ले रहे हैं। तो डायरेक्ट जहाँ सारे लोग
एक साथ संभव हों, वहाँ तो सीधे सीधे गांव के लोगों को बैठ करके फैसले करने हैं, जो वास्तविक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। लोग बैठ करके अपने फैसले करेगी, यही होना चाहिए। अब इससे ऊपर के कलौन पे जब हम आते हैं, सीढ़ी पे जब हम आते हैं विधानसभा में या लोकसभा में, तो एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी के इतने लोग या एक विधानसभा के सारे लोग तो एक साथ बैठ ही नहीं सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए फिर वहाँ पर प्रतिनिधि की व्यवस्था की गई है। प्रतिनिधि की व्यवस्था इसीलिए की गई है कि सारे लोग एक साथ नहीं बैठ सकते, लेकिन फैसले गांव के लोगों को करना है। मुख्य बात यह है, प्रदेश के लोगों को या देश के लोगों को करना है। कोई फैसला कोई व्यक्ति या विधायक या मंत्री या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं करेगा, फैसला जनता को करना है। अब आप कहेंगे कि जनता कैसे फैसला करेगी? तो वही, क्योंकि प्रैक्टिकली जनता एक साथ नहीं बैठ सकती, इसलिए अपने प्रतिनिधि भेजेगी और वो प्रतिनिधि जनता की राय वहाँ रखेंगे। मैं शुद्ध लोकतंत्र, शुद्ध संविधान में जो होना चाहिए वह चर्चा कर रहा हूँ। क्या बना दिया है क्या हाल देश का और व्यवस्थाओं का, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। उसको बदल करके जो संविधान में है, जो होना चाहिए, जिस तरफ हम लोगों को जाना है, पूरे देश को जाना है और पूरी दुनिया को जाना है, उसकी चर्चा कर रहा हूँ। वो बहुत महत्वपूर्ण है आपको जानना। इसीलिए तो सारे फैसले जनता के होने हैं, और चूँकि वहाँ एक साथ सब नहीं बैठ सकती जनता, इसलिए प्रतिनिधि भेजने की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो जो जिनको, और उस प्रतिनिधि के लिए फिर वही चुनाव होता है, प्रतिनिधि चुनने के लिए। लेकिन जिसको हम चुनते हैं वह जनता का हमारा प्रतिनिधि होता है। वो भले ही पार्टियां फील्ड कर दें और ये कर दें वो कर दें, लेकिन जीतने के बाद वह उस पार्टी का नहीं, जनता का प्रतिनिधि होता है। ये बहुत महीन, बहुत ज़रूरी और लोकतंत्र की आत्मा कह लीजिए, इस तथ्य को जानना और समझना और इसके हिसाब से बरतना। जो भी चुना जाता है वह जनता का प्रतिनिधि है, वह किसी एक पार्टी का नहीं है या किसी पूंजीपति का नहीं है, वह जनता का प्रतिनिधि है जिसे उसने चुना है। इसलिए जब विधानसभा में वो पहुंच जाए, संविधान में तो यही व्यवस्था है कि हर व्यक्ति अपने सबसे अच्छे व्यक्ति को अपने क्षेत्र की चुनेगी, और फिर वो चुने हुए व्यक्ति जिसको बहुमत से या जिसको मेजॉरिटी में अपना नेता मान लेंगे, वह विधानसभा या लोकसभा में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हो जाएगा। तो जितने चुने हुए लोग हैं वह जनता के ही प्रतिनिधि रहेंगे। पार्टियां सेकेंडरी हैं, वह केवल एक फैसिलिटेटर हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पार्टियां केवल फैसिलिटेटर हैं, उनका ओवर इम्पोर्टेंस, अपने को एक तरह से डिक्टेटरशिप आ जाती है पार्टियों की। हमें आज़ादी फिर कहाँ मिली? अगर हम ब्रिटिश क्वीन की डिक्टेटरशिप से निकल करके और पार्टियों की डिक्टेटरशिप से पहुंच जाते हैं। वहाँ वहाँ एक सत्ता का डिक्टेटरशिप था, यहाँ 2-3 पार्टियों का डिक्टेटरशिप आ जाती है। तो इसलिए यह संशोधन हमारे व्यवहार में, इसमें कानून में कोई अड़चन नहीं है। कानून तो यही है जो होना चाहिए, लेकिन इसका इन प्रैक्टिस जो गलत तरीका हो गया है, जो वीड्स या जो खरपतवारों ने जो तरीका बना लिया है, उससे अलग हट करके जो होना चाहिए, जनता को अपनी मालकियत का एहसास होना चाहिए और उसे ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जिनको वो चुने वो उन्हीं का प्रतिनिधि रहें। किसी भी मुद्दे पर बहस होते समय, किसी भी मुद्दे पर वोट देते समय विधानसभा या लोकसभा में समय रहता है, वह अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में आए, जिन लोगों ने उनको चुना है, 4-5 दिन बैठ करके इन जनरल मीडिया में हर तरफ फालतू एडवर्टीजमेंट के लिए सरकारें जनता के टैक्सेस को खर्च कर रही हैं,
इम्पॉर्टेंट इश्यूज पे बहस होते समय, वोट देते समय हम क्या राय दें, इसको एडवर्टाइज करिए अपने क्षेत्र में। वहाँ सुनिश्चित करिए कि जनता की क्या राय है और उसको वहाँ रखिए। आप जनता के प्रतिनिधि हैं, यह होना है, यह होना चाहिए, यही होना चाहिए और यही भविष्य में होना है कि आपके प्रतिनिधि वो बने रहें। जीतने के बाद केवल पार्टियां एक चलने का मार्ग हैं, फैसिलिटेटर हैं, डिसीजन मेकर पब्लिक है, पार्टियां नहीं हैं। पार्टी के आका नहीं फैसला कर सकते कि प्रदेश या देश किधर जाएगा, ये जनता को फैसला करना है। मालिक जनता है, इसके अलावा और कोई मालिक नहीं है। पार्टियां देश के और प्रदेश की संप्रभुता को डिस्टर्ब नहीं कर सकती हैं। कभी न कभी सुप्रीम कोर्ट और भी इन विषयों पर नोटिस लेगा और सही फैसला करेगा। तो जिस तरह से हमारे लोकतंत्र को आकाशाही में बदल दिया गया है पार्टियों के, उसमें परिवर्तन होना होगा। वह संविधान और संविधान की जो मूल आत्मा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके अगेंस्ट है। तो सीधे सीधे जनता फैसला करेगी, जनता को ही फैसला करना है। किसी भी मुद्दे पर वोट देते समय विधानसभा या लोकसभा में जो भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनको जनता से आकर के, जिसने उनको चुना है, आकर के उनकी राय लें और वही वहाँ पर रखें। यही लोकतंत्र है। अगर ये नहीं हो रहा है तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है। जनता मालिक है। इस विचारधारा जो गणतंत्र लोकतंत्रात्मक गणराज्य हम बने ही नहीं, भले ही संविधान में लिख दिया गया, लोकतंत्रात्मक गणराज्य हम तभी बनेंगे जब जनता की आवाज़ ही विधानसभा और लोकसभा में रखी जाएगी। किसी भी मुद्दे पर बहस होते समय, नियम कानून बनते समय, एक्ट बनते समय जनता की राय के आधार पर ही विधायक या सांसद वोट देंगे। तो ये तो सबसे महत्वपूर्ण है लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। और जब हम लोग गाँव की चर्चा कर रहे थे तो मैंने कहा था कि राइट टू रिकॉल दे दिया गया है, तो वो मिस ना हो जाए, तो इसलिए आपको बताते चलें कि सभी गांव पंचायत अधिनियमों में, प्रदेशों के ये व्यवस्था कर दी गई है कि 2 साल प्रधान का काम देखने के बाद अगर गांव की सभा या गांव की जनता ये महसूस करती है कि ये गांव पंचायत या प्रधान सारे फैसले गांव की सभा में नहीं करते या भ्रष्टाचार कर रहे हैं या जो फंड्स आ रहे हैं उनका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या जो काम उनको करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, उनके काम से असंतुष्ट हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उनको निकाल सकते हैं। उसकी बड़ी सरल सी प्रक्रिया है। 2 साल केवल काम देखने के बाद। ये नहीं कि विरोधवश जैसे ही कोई चुना गया तो तुरंत विरोध करने के लिए उसको निकालने की नोटिस दे दी, वो नहीं। नोटिस देना और कैसे उसका नोटिस पे वोटिंग कैसे होगी, बड़ी सरल सी प्रक्रिया है। वो पंचायती राज अधिनियमों में है, फिर किसी दिन हो जाएगा। आज तो हम लोगों का मुख्य ये है कि संविधान चूँकि आज पास हुआ था, तो संविधान आपको क्यों जानना है, कैसे जानना है, उसके लिए क्या क्या करना है, क्या शपथ लेना है, क्या प्रतिज्ञाएं करनी है, उसका दिन है। तो उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो यह तो हुआ लोकतंत्रात्मक गणराज्य है हमारा देश। उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, प्रतिनिधि की व्यवस्था क्यों की गई है, क्योंकि डायरेक्ट नहीं बैठ सकते हैं। अब चूंकि 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, तो आज गणतंत्र दिवस को इन 5 राज्यों के सभी मतदाताओं या नागरिकों से मेरा यह आग्रह है, संविधान की शपथ है कि आप 2 चीज़ें जरूर करें। जो भी आपसे वोट मांगने आता है, जो भी आपसे वोट मांगने आता है, उससे 2 शपथ पत्र पर लिखवाइए या कहिए कि आप एक शपथ पत्र बना लीजिए और उसकी कॉपी सबको, जो जिनको भी आप वोट मांगने जा रहे हैं, देते जाइए। मुझे तो दे ही दीजिए, सबको दीजिए। सब लोग ये 2 शपथ मांगें। पहला
जीतने के बाद आप किसी हमारे प्रतिनिधि बने रहेंगे अंत तक 5 साल, या अगर विधानसभा बीच में भंग नहीं हो गई, जब तक आप विधायक रहेंगे आप हमारे प्रतिनिधि रहेंगे, पार्टी के नहीं। और किसी भी मुद्दे पर विधानसभा या में वोट देते समय आ करके क्षेत्र में हम लोगों की राय मानिए। कोई ज़रूरी नहीं कि हमारी राय मान लें, सारे लोगों की राय लीजिए, सर्टेन करिए, जो बहुमत हो वो कहिए वहाँ पर, लेकिन हमारी राय लीजिए। हमारी राय से ही चलना है और बहुमत प्रिवेल करेगा, इसमें कोई हर्जा नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर आ करके सभाएं करिए, वहाँ लोगों को पूछिए, फ़ोन से पूछिए, सोशल मीडिया से पूछिए, जितने तरीके हैं उसे असरटेन करिए कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की क्या राय है और उसको वहाँ पर रखिए, नंबर 1। और नंबर 2 कि कभी भी अगर आप मंत्री या मुख्यमंत्री हो जाएं तो भी, अन्यथा आप मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देंगे अगर आपका मुख्यमंत्री के आने जाने से सड़क रोकी जाती, रास्ता रोका जाता है। जनता मालिक है, तो जितने भी पालिकाएं हैं, चाहे विधायिका, चाहे न्यायपालिका और चाहे कार्यपालिका, सबके लोग नौकर हैं, प्रतिनिधि हैं या सेवक हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। मालिक कोई नहीं है, मालिक केवल जनता है। सारे के सारे लोग सेवक हैं, प्रतिनिधि हैं, इससे अलावा कुछ नहीं है। तो सेवकों के या प्रतिनिधियों के जाने से मालिक का रास्ता रोक दिया जाए, ये तो दुनिया में कहीं नहीं होता। 262 से ज़्यादा देश हैं पूरी दुनिया में, कहीं जनता का रास्ता रोक करके इन सबों को नहीं गुजारा जाता है। ये केवल हिंदुस्तान है, और ये इसलिए है कि यहाँ के लोग जानते ही नहीं थे कि वह मालिक हैं। भले ही आज़ादी और संविधान हो गया, संविधान लागू हो गया, लेकिन लोगों को पता नहीं चला। तो आप शपथ लीजिए कि आप अगर जीतते हैं तो आप, अगर आपकी ही पार्टी का मुख्यमंत्री के आने जाने से जनता का रास्ता रोका जाता है तो आप रिजाइन कर देंगे। वो अपने को बदलें, क्योंकि वो नौकर हैं, सेवक हैं। तो ये दूसरा, ये शपथ लीजिए कि आप मुख्यमंत्री आप ही हो गए तो आप खुद, या आपकी पार्टी का अगर मुख्यमंत्री होता है तो उनके आने जाने से जनता का रास्ता नहीं रोका जाएगा। ये शपथ एफिडेविट ले लीजिए 2 चीज़ों का, कि आप हमारे प्रतिनिधि बने रहेंगे और आपके पार्टी के मुख्यमंत्री या मंत्री के आने जाने से हमारा रास्ता नहीं रोका जाएगा। तभी लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना होगी। पहली शर्त है लोकतंत्रात्मक गणराज्य की, जनता मालिक है और जनता से तंत्र उभरना है, जनता के प्रतिनिधि उभरने, जनता से मालिक थोड़ा उभरना है। इसको भ्रम करने के लिए प्रजातंत्र कह दिया गया इस देश को। तो वह भ्रम, वह सब कल्पना, वह सब जो भी बुरी बातें आज तक हुई वो उसको इतिहास बना दीजिए। इन 5 राज्यों के चुनावों में ये 2 शपथ पत्र मस्ट हैं, इनको लीजिए। अगर आप इनको नहीं लेते हैं तो फिर आप अभी भी गुलाम हैं। अपने को गुलामी की दास्ता से मुक्त करिए। संविधान ही आपको गुलामी की दास्ता से मुक्त करने का दस्तावेज है, इसलिए संविधान को जानिए। आपको शक्ति देता है, लेकिन आप शक्तिशाली ना हो जाएं, इसीलिए संविधान को आप तक ठीक से पहुंचाया ही नहीं गया। तो कैसा गणराज्य बना रहा है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण लोकतंत्रात्मक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए, समाजवादी मतलब सबका ध्यान रखा जाएगा, पूरे समाज का, हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा, और जो बेसहारे हैं उनका विशेष ध्यान रखा जाएगा। सोशलिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। तथा उनके समस्त लोकतंत्रात्मक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, कोई एक
बात सबके लिए थोपी नहीं जाएगी। हर व्यक्ति को स्वतंत्रता रहेगी कि वो इस तरह से जिए या उस तरह से जिए, इस तरह का जीवन यापन या उसकी प्रक्रिया करे या दूसरे तरह की पूजा इस तरह की करे या उस तरह की या ना करे, ये सारी स्वतंत्रताएं हैं। तो समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत स्वीकार करते हैं, अधिनियमित नियम बनाते हैं। कौन? हम भारत के लोग। और आत्मार्पित करते हैं, खुद से खुद को अर्पण करते हैं। अक्सर प्रश्न उठाया जाता है कि संविधान किसने बनाया? संविधान हम भारत के लोगों ने बनाया। शुरुआत से हम भारत के लोग आत्मार्पित करते हैं, मतलब खुद से खुद को अर्पण करते हैं। तो कौन अर्पण करता है? जो बनाता है। और किसको अर्पण करता है? जिसको बनाने के बाद वो समर्पित करता है। तो बनाया भी है हम भारत के लोगों ने, और हम भारत के लोगों को ही समर्पित कर दिया। उनके कल्याण के लिए ही बनाया, क्योंकि उन्हीं को सत्ता दे रहा है, सब कुछ उन्हीं को सौंप रहा है। तो संविधान भी उन्हीं को सौंप दिया। तो हम भारत के लोगों ने संविधान को इतने प्यारे शब्द, एक एक शब्द, मतलब संविधान सभा को क्रेडिट जाता है कि कितने गजब का बनाया है। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बाबू राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में पहले राष्ट्रपति बने। उनको वो उचित स्थान भारत में नहीं दिया गया। यह एक बहुत दुखद बात है, क्योंकि आज गणतंत्र दिवस पर अगर सबसे ज़्यादा किसी को याद करना चाहिए तो राजेंद्र बाबू। संविधान लागू हुआ और संविधान सभा के अध्यक्ष गणतंत्र राजेंद्र बाबू को हम भूल गए। राजेंद्र बाबू और लाल बहादुर शास्त्री, मैं नॉर्मल लीडर्स की बात कर रहा हूँ। सुभाष, आज़ाद, वो एक अलग तपस्वियों की टोली है। लेकिन जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू जो लीडरशिप में आए, उसमें दो ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं जो एकदम निष्कलुष हैं, राजेंद्र प्रसाद और लाल बहादुर शास्त्री। कोई उंगली नहीं उठा सकता उनके पूरे चरित्र पर कभी। लेकिन राजेंद्र बाबू को हम भूल गए। आज सबसे बड़ा हक तो राजेंद्र बाबू का है कि हम उनको याद करें। उनकी अध्यक्षता में संविधान तैयार हुआ था। तो संविधान किसने बनाया? हम भारत के लोगों ने। माध्यम बनी संविधान सभा, चुनी हुई लगभग 300 के करीब चुने हुए प्रतिनिधि थे। 100 के करीब उस समय जो राजे महाराजे रजवाड़े थे उनके प्रतिनिधि थे। तो 400 सदस्यों की उस बिल्कुल समर्पित देश के लिए उन व्यक्तित्वों की सभा ने 3 साल की लगभग मेहनत से संविधान बना करके इस देश को दिया। और वो देश को दिया किस दिन? 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो संविधान आत्मार्पित हुआ 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसको लागू किया गया 26 जनवरी से। आज के दिन गणतंत्र दिवस इसीलिए 26 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि लाहौर कन्वेंशन में पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। तो चूंकि पूर्ण स्वराज्य की मांग देश में पहली बार 26 जनवरी 31 को उभरी थी, तो उसकी याद में इसको आज से लागू कर दिया गया। अन्यथा 26 नवंबर ही गणतंत्र दिवस होता, जिस दिन संविधान आत्मार्पित हुआ था, अधिनियमित हुआ था। तो पहला हक तो 26 नवंबर का है, लेकिन 26 जनवरी को भी लागू हुआ, तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें 2 शब्द और बड़े प्यारे हैं,
व्यक्ति की गरिमा और बंधुता बढ़ाने के लिए। बंधु होते हैं एक माता पिता की संतान। तो हम सब भारत के लोग एक माता, भारत माता की संतान हैं। तो इस रिश्ते से हम सब बंधु हैं। तो वह बंधुता हमें रियलाइज़ भी करना है, आत्मसात भी करना है और महसूस भी करना है, मेंटेन भी करना है, प्रोपोगेट भी करना है। तो वो बंधुता है। और व्यक्ति की गरिमा, ये दो शब्द और किसी संविधान में नहीं मिलते। व्यक्ति गरिमा, हर व्यक्ति गरिमामय है। हर व्यक्ति ईश्वर की एक अद्वितीय कृति है और हर व्यक्ति विलक्षण है। भारत की नागरिक होना ही अपने में गरिमामय है। तो व्यवस्थाओं को, हर व्यक्ति को गरिमामय बनाना भी है, उसकी गरिमा को आदर भी देना है। और अगर उसकी अवस्था ठीक नहीं है, वह कमज़ोर है, बेसहारा है, तो उसको इतना मदद देना है कि वो गरिमामय हो जाए उसकी अवस्था। उसको भी गरिमामय बनाना है, उसकी अवस्था को भी गरिमामय बनाना है। तो हर व्यक्ति को वह गरिमा प्रदान करनी है। वह शब्द बड़ा प्यारा है। तो ये मुख्य बातें थी। करीब 46 मिनट हो गया है। अधिकांश लोगों की, सुनने वालों की ये राय है कि 40, 45, 50 मिनट में ज़्यादा अच्छा टाइम रहता है लोगों को एंजॉय करने के लिए, समझने के लिए, आत्मसात करने के लिए। तो इसलिए बस 4-5 मिनट में हम अपनी बात आज समाप्त करते हैं। और ये बातें कई बार कह चुके हैं, तो इसलिए आपको रिमाइंडर के रूप में आज ये कह रहे हैं। तो मैंने कहा था कि हमको लोग वह है जो खुली आंखें, जिसकी आंखें खुली हो, तो वह खुली आंखें हमारे मूल कर्तव्यों में भी है कि हमें अपनी आंखें खुली रखनी है। उसके लिए एक मूल कर्तव्य है। पहला मूल कर्तव्य तो यही है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। फिर एक है जो हैं, जितने इसके मूल कर्तव्य हैं सब बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन खुली आंखों के लिए आलोक या लोकतंत्र बनाने के लिए ज़रूरी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। विज्ञान यानी कि सत्य की तलाश। तो हमारा दृष्टिकोण सत्य की तलाश होना चाहिए। हम अफवाहों की तलाश, असत्य की तलाश, यह सब में न रहें। अफवाह फैलाने में, झूठी खबरें फैलाने में, ये सब से बचें। हम सत्य की तलाश करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें, अंधविश्वासों से ऊपर रहें। खुली आंखों वाला ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो सकता है। जिसकी आंखें बंद है वो नहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण रख सकता। दृष्टि खुली हो, विचार खुले हो, सत्य की तलाश हो, तो वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। विज्ञान, शुद्ध ज्ञान, प्योर ज्ञान, ट्रुथ आधारित ज्ञान, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। यह हमारे संविधान में मूल कर्तव्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और सुधार की भावना का विकास करे। और अंत में संविधान सभा में जब संविधान पास हो रहा था, 26 नवंबर 1949 को जब आत्मार्पित हो रहा था, अधिनियमित हो रहा था, तो उस समय राजेंद्र बाबू ने जो स्टेटमेंट दिया है वो अद्भुत है और उसको हमेशा याद रखना चाहिए। हम तो कहते हैं कि बच्चों को प्रार्थना में, प्रेयर में रोज पढ़ाना चाहिए इसको। उन्होंने कहा कि यदि लोग, राजेंद्र बाबू से एक बार प्रश्न भी किया गया कि आप संविधान बनाने के बाद उसके इम्प्लीमेंटेशन में चुनावों पर बहुत ज़्यादा ध्यान क्यों देते हैं, चुनावों को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं, उस पर इतना आपने एम्फेसिस क्यों देते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो संविधान बना है ये जब लागू होगा तो जो लोग चुनकर आएंगे वो महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा इस व्यवस्था में तो चुने हुए लोगों को द्वारा ही जनता को करना है। तो अगर चुनाव में ठीक से चुनाव नहीं किया तो प्राण प्रतिष्ठा ही नहीं हुई और फिर इसलिए व्यवस्था तब ठीक से नहीं आ पाएगी। तो 26 नवंबर 49 के जो उनके शब्द थे वह आज भी उतना ही रेलिवेंट है,
उससे ज़्यादा रेलिवेंट हो गया है। और क्या भविष्य दर्शन था। देखिए, यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान, ईमानदार और संवेदनशील हुए तो वे संविधान की कमियों को भी दूर कर देंगे। और यदि उनमें इन गुणों का अभाव हुआ तो संविधान भी देश को कोई मदद नहीं कर सकता। संविधान तो एक मशीन है, एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है, एक किताब है, लेकिन इसमें प्राणों का संचार उन्हीं द्वारा होता है जो चुनकर आते हैं। इनमें प्राणों का संचार उन्हीं द्वारा होता है जो चुनकर आते हैं। तो इसलिए भारत को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो ईमानदार हों। उस समय कह रहे हैं, लेकिन वो आज तक वही सही है। इसलिए भारत को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो ईमानदार हों तथा जो देश के हित को सर्वोपरि रखें, देश को ही संप्रभु रखें। हम में सांप्रदायिक अंतर है, रियलिटीज़ को भी उन्होंने स्वीकार किया। हम में सांप्रदायिक अंतर हैं, जातिगत अंतर हैं, भाषागत अंतर हैं, प्रांतीय अंतर हैं, इसकी पूरी होती। लेकिन अब जिस हाल में हम देश पहुंच गया है, जिस माहौल में पहुंच गया है, जो सोशल मीडिया और जनता को अफवाह तो फैलाने में मदद कर रहा है, लेकिन सशक्त भी कर रहा है, सच्चाई और संविधान की जानकारी फैलाने में भी। रोशनी भी फैला रहा है, अंधेरा भी फैला रहा है, लेकिन रोशनी की शक्ति हमेशा ज़्यादा होती है। तो इसलिए संविधान की जानकारी फैलेगी और शहीदों के सपने की जानकारी पहुंचेगी। राजेंद्र बाबू के इस उद्बोधन का भी अर्थ पहुंचेगा। तो आइए आज के इस लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व गणतंत्र दिवस पर हम सब शपथ लें। वह 2 शपथ तो लें ही कि वो चुनने के बाद हमारे प्रतिनिधि बने रहेंगे और हमारी ही राय वहाँ रखेंगे, हमसे ही पूछ करके। और दूसरा ये शपथ लेंगे कि जनता का रास्ता उन लोगों के आने जाने से बंद नहीं होगा। और तीसरी शपथ ये लेंगे कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि इन 5 राज्यों के चुनाव में दृढ़ चरित्र वाले, दूरदर्शी लोगों और ऐसे लोगों की जो छोटे छोटे समूहों तथा क्षेत्रों के लिए देश और प्रदेश के व्यापक हितों का बलिदान नहीं दें, ऐसे लोगों की तलाश करेंगे, उन्हीं को वोट देंगे। और अभी समय है, अगर पार्टियां ऐसे लोगों को न खड़ी कर रहे हों तो हम खुद उनको अपना प्रत्याशी बनाएं, जनप्रतिनिधि बनाएं और उनको इस संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए चुनें। भले ही खुद 2-2, 4-4 रुपए दे करके उनको जिताएं। अगर हम कोर्ट में भी अपना प्रतिनिधि भेजते हैं तो उसके लिए दाना पानी खर्चा हम ही देते हैं, कोई पार्टी या कोई पूंजीपति नहीं देता है। उस तरह के प्रतिनिधि इस बार संविधान सभा और संविधान और लोकतंत्र और गणराज्य और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ज़रूर चुनें। इसी शपथ के साथ आज की ये भावगंगा हम लोग समाप्त करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोग जिस तरह से इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं उसके लिए मैं कोई शब्द नहीं है। और भविष्य में अवश्य ही भारत के हर नागरिक तक हम लोगों की बात पहुंचेगी और कभी न कभी दुनिया के हर नागरिक, हर व्यक्ति तक हम लोगों की बात पहुंचेगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। भावगंगा हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में बहेगी, अवश्य बहेगी। इसी के साथ आज की ये भावगंगा यहाँ समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।